वेलकम स्टूडेंट्स। हम लोग रेशियोज़ पढ़ रहे हैं और ये रेशियोज़ की तीसरी रिकॉर्डिंग है, पार्ट 3 है। आज बेटा अब हम पढ़ेंगे एफिशिएंसी रेशियोज़। ये ओ लेवल एंड ए लेवल दोनों में कॉमन टॉपिक है, एएस और ओ लेवल दोनों में। अच्छा बेटा, एफिशिएंसी रेशियोज़ में हम देखते हैं कि हमारा बिज़नेस जो है वो कितना एफिशिएंट जा रहा है, इन्वेंट्री को कितना एफिशिएंटली मैनेज कर रहा है, रिसीवेबल्स को कितना एफिशिएंटली मैनेज कर रहा है और पेबल्स को कितना एफिशिएंटली मैनेज कर रहा है। अब उसमें पहली रेशियो हमारे पास है रेट ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर। ठीक है, रेट ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर। अब याद रखें बेटा, रेशियोज़ जो हैं वो कैलकुलेशंस हैं, फार्मूलाज हैं। आपको फार्मूलाज याद करने हैं सारे। तो रेट ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर का क्या फार्मूला है बेटा? कॉस्ट ऑफ सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री क्या चीज़ है बेटा? ये साइड पे देखो लिखा हुआ है। अगर आप क्लोजिंग इन्वेंट्री और ओपनिंग इन्वेंट्री को ऐड करते हैं और डिवाइडेड बाय 2 कर दें तो वो आपके पास एवरेज इन्वेंट्री आ जाती है। अब रेट ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर आपको बताएगा क्या? देखो, ये आपको ये बताएगा कि जो बिज़नेस है उसने साल में कितनी मरतबा जो है इन्वेंट्री ख़रीदी है और बेची है। तो अगर आपने ज़्यादा मरतबा इन्वेंट्री ख़रीदी और बेची होगी तो इसका मतलब है आपकी सेल ज़्यादा है, आपका प्रोडक्ट बिक रहा है, आपका प्रोडक्ट इन डिमांड है, आप एडवर्टाइजमेंट अच्छी कर रहे हो, आपने इन्वेंट्री का साइज़ बड़ा रीज़नेबल रखा हुआ है ताकि, ठीक है, ये चीज़ें। अच्छा, अब रेट ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर जो है वो बिज़नेस टू बिज़नेस बेटा वेरी करेगा। कुछ बिजनेसेस ऐसे होते हैं जो बड़े हैवी प्रोडक्ट्स बेच रहे होते हैं, जैसे फर्नीचर है, महंगा प्रोडक्ट है, महीने में एक आध मरतबा बिकेगा। हैवी मशीन्स हैं, एक्सपेंसिव ज्वेलरी है, तो ये कहीं साल में एक दो मरतबा बिकेगी। तो ऐसे जो बड़े बड़े प्रोडक्ट्स बेचने वाले बिजनेस होते हैं इनका इन्वेंट्री टर्नओवर लो होता है। ठीक है, इनका इन्वेंट्री टर्नओवर लो होता है। कभी कभी कस्टमर आता है और महीने में एक आध चीज़ बिकती है। लेकिन अगर आप लो वैल्यू आइटम्स देखो, जैसे ग्रॉसरी स्टोर है आपके पास, तो उसका इन्वेंट्री टर्नओवर हाई होगा। वो महीने में लाखों चीज़ें बेच रहे होंगे, लाखों यूनिट्स बेच देंगे। जैसे न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूटर है, वो डेली बेसिस पे थाउजेंड्स ऑफ न्यूज़पेपर्स बेच रहा होगा, तो इनका इन्वेंट्री टर्नओवर हाई होता है। ओके जी। अच्छा, अब आगे जाते हैं। अब बात ये है बेटा कि लो रेट ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर जो है वो अच्छा नहीं होता और हाई रेट ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर जो है वो अच्छा होता है। लो रेट ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर अगर लो सेल्स की वजह से हैं ये तो बहुत ही बुरी बात है, और हाई इन्वेंट्री लेवल्स जो हैं वो डेवलप होते हैं। ठीक है, मैं दोबारा बता दूं, लो रेट ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर जो है उसकी वजह से इन्वेंट्री बिल्डअप होनी शुरू हो जाती है, जमा होनी शुरू हो जाती है। तो लो रेट ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर में आपकी इन्वेंट्री लेवल्स हाई हो जाते हैं। उसकी मेन रीज़न स्लोअर सेल्स होती हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब याद रखें, जब आपकी सेल्स स्लो है, इन्वेंट्री गोदाम में पड़ी हुई है, बिक ही नहीं रही है, तो आपको इन्वेंट्री के लिए गोदाम का रेंट भी ज़्यादा देना पड़ेगा, ज़्यादा अरसे तक देना पड़ेगा। फिर ज़्यादा इन्वेंट्री का मतलब है वो चोरी भी हो सकती है, आउट ऑफ फैशन हो सकती है, आउट ऑफ टेक्नोलॉजी हो सकती है। फिर इन्वेंट्री की इंश्योरेंस भी ज़्यादा महीने की पे करनी पड़ेगी, इन्वेंट्री हैंडलिंग में डैमेज हो सकती है। अच्छा, इसके अलावा देखें, जब आप बहुत ज़्यादा इन्वेंट्री अपने पास रखते हैं तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आता है कि आपका कैपिटल टाइड अप हो जाता है, आपका पैसा फंस जाता है इन्वेंट्री में। ठीक है, फिर आपको कीमतें कम करके इन्वेंट्री बेचनी पड़ती है। ऑन द अदर हैंड, अगर आपका रेट ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर हाई है, सो दिस इज़ गुड फॉर यू। इन्वेंट्री टर्नओवर हाई है तो इसका मतलब ये है कि इन्वेंट्री तेज़ी से बिक रही है, तो आपके पास इन्वेंट्री बिल्डअप नहीं होगी बल्कि आपके इन्वेंट्री लेवल्स लो होंगे। ठीक है, और जिसकी वजह रीज़न जो है वो मैंने आपको बता दी है कि रैपिड सेल्स होंगे, बहुत ज़्यादा सेल्स हैं, इन डिमांड है जी प्रोडक्ट। लेकिन आपने ख्याल करना है कि आपका इन्वेंट्री लेवल सफिशेंट होना चाहिए, क्योंकि सेल्स अगर आपकी बहुत ज़्यादा हैं और कस्टमर अगर आपसे कोई ऑर्डर मांगे तो हर वक्त आपके पास वो स्टॉक में चीज़ें होनी चाहिए। आपका जो स्टोर है वो स्टॉक आउट नहीं होना चाहिए। स्टॉक आउट का मतलब ये है कि जी ऑर्डर्स तो आए हुए हैं कस्टमर्स की तरफ से, लेकिन हमारे स्टोर में मटेरियल ख़त्म हो गया, माल ख़त्म हो गया। तो स्टॉक आउट का मतलब होता है ज़ीरो इन्वेंट्री। ठीक है, फिर आपको इमरजेंसी में स्टॉक मंगवाना पड़ता है। आई थिंक पहले क्वेश्चन करते हैं।
तो ये एग्जांपल 13 है बेटा। अब इस पे हम रेट ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर जो है वो पहले कैलकुलेट करके देखते हैं। तो रेट ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर का फार्मूला मैं दोबारा लिखता हूँ यहाँ पे बेटा। उसका क्या फार्मूला है, कॉस्ट ऑफ सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री, ये इसका फार्मूला है, ठीक है। तो अगर हम देखें तो कॉस्ट ऑफ सेल्स, अब ये जो क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, देखो ये हमें सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स, ओपनिंग इन्वेंट्री, परचेज सब कुछ दिया हुआ है। तो ये 42,000 जो है बेटा ये कॉस्ट ऑफ सेल्स है। रेशोज़ को सॉल्व करते वक्त सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वहाँ से डाटा पिक करना है। अब मुझे पता है दिस इज़ कॉस्ट ऑफ सेल। अब अगर जिसको पता ही नहीं है कि कॉस्ट ऑफ सेल किस कैसे होती है, तो वो गलती से कोई भी अमाउंट उठा सकता है जो नंबर उसके नहीं मिलेंगे उसे। तो 42,000 इज़ माई कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब मुझे चाहिए एवरेज इन्वेंट्री। तो एवरेज इन्वेंट्री के लिए मुझे ओपनिंग इन्वेंट्री चाहिए, दिस इज़ 6200। फिर उसमें मैं क्लोजिंग इन्वेंट्री ऐड करूँगा 7800, प्लस करनी है मैंने, अच्छा माइनस नहीं करनी, ओके। और फिर मैं इसको जो है वो डिवाइड करूँगा 2 पे। तो मैं ऊपर वाली वैल्यू चेंज नहीं करता, 42,000 उसी तरह चल रहा है मेरा कॉस्ट ऑफ सेल्स। एवरेज इन्वेंट्री देखो कैसे निकलेगी, 6200 प्लस 7800, ये आई थिंक 14,000 बन जाएगा, डिवाइडेड बाय 2। तो ये बेटा मेरे पास 7,000 एवरेज इन्वेंट्री आ रही है। अब फाइनली मैं क्या करूँगा, 42,000 को 7 पे डिवाइड करूँगा, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 3 टाइम्स कि आपके पास ऑन एवरेज पूरे साल में आपने 3 मरतबा इन्वेंट्री ख़रीदी है और बेची है। इट सीम्स वेरी लो 3 टाइम्स, बट हम देखेंगे ना कि सिमिलर बिजनेसेस जो हैं उनका रेट ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर क्या आ रहा है, इंडस्ट्रियल एवरेज का रेट ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर क्या आ रहा है, पिछले साल का सिमिलर सेम बिजनेस का क्या आ रहा था, ठीक है। सो दैट इज़ रेट ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर। अच्छा, अब अगर आपका रेट ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर स्लो है, जैसे यहाँ पे 3 टाइम्स है, हालांकि ये 5 होना चाहिए था अगर हम सपोज कर लें, तो इन्वेंट्री टर्नओवर की रीज़न क्या है, आपने एक्यूमुलेट कर दिया जी, बहुत ज़्यादा डेड स्टॉक अपने पास रख लिया, आउट ऑफ फैशन हो गया, ऑब्सोलीट हो गया, आउट ऑफ टेक्नोलॉजी हो गया, स्लो स्टॉक आपने अपने पास रखा हुआ है। या अगर आपकी सेल्स डाउन है, आपकी मार्केट में कंपटीशन बढ़ गया है, कंपेटिटर ज़्यादा हो गए हैं, तो आपकी सेल्स डाउन हो गई। जब आपकी सेल्स स्लो हो जाएंगी तो फिर इन्वेंट्री टर्नओवर भी जो है वो कम हो जाएगा, रेट ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर कम हो जाएगा। फिर अगर इन्फ्लेशन आ गई है मार्केट में तो उससे भी आपकी सेल्स कम हो सकती हैं। या अगर आपकी मार्केटिंग की टीम अच्छी नहीं है, आप अच्छी मार्केटिंग प्रमोशन नहीं कर रहे, इससे भी आपकी सेल्स कम होंगी। जैसे ही आपकी सेल्स बूस्टअप होंगी, आपका रेट ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर बढ़ना शुरू हो जाएगा। हम अज्यूम करते हैं कि आपने इन्वेंट्री का साइज़ एक रीज़नेबल रखा हुआ। लो रेट ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर का एक रीज़न जो है वो हाई क्वांटिटी ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री भी हो सकता है, या हाई इन्वेंट्री लेवल्स भी हो सकता है। आपने ज़रूरत से ज़्यादा इन्वेंट्री अपने पास हमेशा रखी होती है, तो वो फिर लो रेट ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर ही आएगा हमेशा। ओके बेटा, ये हमें क्लियर हो गया, आई होप सो। आगे जाते हैं जी। फिर हमारे पास आ रहा है इन्वेंट्री टर्नओवर। इसको बेटा मैं लिख लेता हूँ इन्वेंट्री टर्नओवर पीरियड। अब इसमें हमने वही जो लाइन आइटम्स हैं वो यूज़ करने हैं फार्मूला में, लेकिन एवरेज इन्वेंट्री अब हमने न्यूमरेटर बना दिया जी, और कॉस्ट ऑफ सेल्स को डिनोमिनेटर कर लिया है। तो एवरेज इन्वेंट्री डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स मल्टीप्लाई बाय 365। तो 365 आपको डेज इंडिकेट करता है। तो ये रेशोज़ आपको ये बताएगी कि हाउ मैनी नंबर ऑफ डेज एन इन्वेंट्री सिट्स इन द स्टोर बिफोर इट इज़ बीइंग सोल्ड, कि कितने दिन इन्वेंट्री आपके पास गोदाम में पड़ी रहती है ख़रीदने के बाद अनटिल वो बिक नहीं जाती। 50 डेज़ पड़ी रहती है, 60 डेज़ पड़ी रहती है। तो जितने ज़्यादा दिन वो पड़ी रहेगी बुरी बात है, इन्वेंट्री टर्नओवर पीरियड शॉर्टर होना चाहिए, ठीक है जी। अच्छा, अब यही एग्जांपल 13 हमारे पास चल रही है। तो मैंने तो देखो ये रिक्वायरमेंट 1 में रेट ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर निकाला हुआ है। अच्छा, अब मैंने क्या करना है जी, इन्वेंट्री टर्नओवर डेज़ निकालने। तो मेरे पास जो है वो एवरेज इन्वेंट्री आ रही है 7,000, और जो मेरे पास कॉस्ट ऑफ सेल्स आ रही है वो 42,000 आ रही है। इसको बेटा मैं 365 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि मुझे कौन सा फार्मूला फॉलो करना है, मुझे इन्वेंट्री टर्नओवर पीरियड का फार्मूला फॉलो करना है, जिसमें 365 से मल्टीप्लाई करना है। अच्छा जी, तो अब हम इसमें देखें तो ये कुछ इस तरह है। अब 7,000 डिवाइड बाई 42,000 मल्टीप्लाई बाई 365,
तो बेटा ये हमारे पास 61 डेज बन रहे हैं। तो एक इन्वेंट्री जो है वो हमारे पास 61 डेज पड़ी रहती है बिफोर इट इज़ बीइंग सोल्ड। तो ये आप कंपेयर करें लास्ट ईयर से, अगर लास्ट ईयर 50 डेज़ में बिक रही थी और इस साल 61 डेज़ में बिक रही है, तो आपको अपना देखने की ज़रूरत है कि सेल्स तो नहीं स्लो हो गई या आपकी इन्वेंट्री कोई आउट ऑफ फैशन तो नहीं हो गई है। ठीक है, इस तरह की चीज़ें आ जाएंगी। सो आई होप सो आपको बेटा इसकी समझ आ रही। ओके जी, आगे चलते हैं। ये दो रेशोज़ हमने पढ़ ली। अब ये एग्जांपल है हमारे पास, एग्जांपल 14। चलें इसको सॉल्व करते हैं। पहले हमने निकालना है जी रेट ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर, वो निकाल लेते हैं। तो रेट ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर के लिए मुझे क्या चाहिए, कॉस्ट ऑफ सेल्स ऊपर लेनी है डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। तो रेट ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर में देखो ये कॉस्ट ऑफ सेल्स हमें दी हुई है 35,000, तो 35,000 हम ले लेंगे, इसको डिवाइड करेंगे एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री में हम ये ओपनिंग इन्वेंट्री है, नहीं सॉरी ये क्लोजिंग इन्वेंट्री, ये ओपनिंग, दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड करते हैं। 8,000 प्लस 7,400 और डिवाइडेड बाय 2। तो मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ। 35,000 मेरी बेटा कॉस्ट ऑफ सेल्स है और एवरेज इन्वेंट्री अगर मैं निकालूँ तो वो मेरी 7,700 बनती है। अब मैं इसको इस पर डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो 4.54 टाइम्स आ रहा है 2 डेसिमल प्लेसेस तक। ठीक है, अब 14 की चेक करते हैं कि लास्ट ईयर क्या थी। कॉस्ट ऑफ सेल्स अगर आप देखो तो 41,000 की है, सॉरी, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 41,000 डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री में हम क्लोजिंग इन्वेंट्री और ओपनिंग इन्वेंट्री को ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो 9,000 इसमें प्लस करें आप 7,800 और फिर ये 2 पे डिवाइड होगा। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स बेटा हमारी वही 41,000 है, लेकिन अगर मैं एवरेज इन्वेंट्री देखूं तो मेरे पास आ रही है 8,400। ठीक है, ये कर करा के बेटा हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 4.88 टाइम्स। ओह, इसका मतलब है कि 2014 में आपका रेट ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर बेटर था और 2015 में ये ड्रॉप हो गया, 4.54 टाइम्स में आ गया। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हम लास्ट ईयर से कंपेयर करें तो 2015 में हमारा रेट ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर कम हुआ है। वो चेक करें कि इन्वेंट्री लेवल्स तो नहीं हाई हैं, या आप चेक देखो इन्वेंट्री लेवल वैसे लो है। अगर आप देखो एवरेज इन्वेंट्री जो है वो 7,700 है, यहाँ पे एवरेज इन्वेंट्री 8,400 है, लेकिन ये कॉस्ट ऑफ सेल्स ज़्यादा है। इसका मतलब ये है कि 2015 में हमारी सेल्स ड्रॉप कर गई हैं। ठीक है, ये भी रीज़न हो सकती है। अच्छा जी, ये रेट ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर था। अब बेटा आगे जाते हैं और हमने अब क्या फाइंड आउट करना है, इन्वेंट्री टर्नओवर डेज। यस, तो इन्वेंट्री टर्नओवर डेज में फार्मूला आपको याद होना चाहिए, उसमें एवरेज इन्वेंट्री हमने ऊपर ले लेनी है। तो एवरेज इन्वेंट्री देखो मैं यहाँ ऊपर से उठा लेता हूँ, यहाँ जो ऊपर हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है 7,700, उसको मैं डिवाइड करता हूँ कॉस्ट ऑफ सेल्स पे। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स इस क्वेश्चन में वही 35,000 का है, डेटा सेम है दोनों का। ठीक है, ओके। अच्छा जी, फिर इसको मैंने बेटा मल्टीप्लाई करना है 365 से। सो आफ्टर डूइंग डैट हमारे पास जो आ रहा है आंसर वो 81 डेज आ रहा है। 2014 में हमारे पास एवरेज इन्वेंट्री देखो 8,400 है, कॉस्ट ऑफ सेल्स हैं बेटा 41,000 और मल्टीप्लाई करोगे 365 से। सो आपके पास यहाँ पे जो आंसर बनेगा वो 75 डेज बनेगा। देखो लेट्स सपोज अगर आपका आंसर बन रहा है 74.2 डेज, तो बेटा डेज जब भी आ जाएं तो उसमें आपने पॉइंट के बाद अगर 1 भी आ जाए या 0.5 भी आ जाए तब भी आपने उसको राउंड ऑफ करना है। अच्छा, ये याद रखें। तो आपने ये नहीं देखना कि 74.5 होगा तो मैं उसे 75 डेज़ में कन्वर्ट करूँगा, ऐसे नहीं करना। अगर 74.1 भी आ रहा है या 74.3 आ रहा है तब भी आपने उसको 75 डेज़ ही लेना है, क्योंकि डे तो शुरू हो गया होता है ना अगला, नेक्स्ट डे। ओके जी, सो ये हमारा इधर सॉल्व हो गया। ठीक है जी, अब ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, अच्छा अब आगे चलते हैं। अच्छा अब बेटा अब आ रहा है वेज टू इम्प्रूव रेट ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर। ये वही है, अपनी सेल्स को बूस्ट करें, एडवर्टाइजमेंट अच्छी करें, सिर्फ तभी इन्वेंट्री लें जब आपको ज़रूरत हो। इसको जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री भी कहते हैं। फिर आप जो हो
वो वाली गुड्स ख़रीदो और स्टोर करो जिनकी डिमांड कंसिस्टेंट है। ऑफ सीज़न आइटम्स मत ख़रीदें, सिर्फ वही गुड्स ख़रीद के इन्वेंट्री में रखें जिनकी सेल्स अच्छी हैं, जिनका टर्नओवर हाई है। ओके बेटा, अब थर्ड रेशो है इसमें हमारे पास ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर। ये बड़ी आसान है कि ऑन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स जो हैं, जिनको आप क्रेडिट कस्टमर्स भी कहते हो, वो कितने दिनों में पैसे हमें वापस करते हैं। मतलब अगर आप फ़र्ज़ करो 1 जनवरी को आपने क्रेडिट सेल की है और 10 फरवरी को जाके आपको पैसे मिल रहे हैं अपने क्रेडिट कस्टमर से, तो 40 दिन का क्रेडिट पीरियड वो ले रहे हैं। तो इसका फॉर्मूला देख लो, ट्रेड रिसीवेबल्स बेटा ऊपर ले लेने हैं और उसको डिवाइड करना है क्रेडिट सेल्स पे, मल्टीप्लाई बाय 365। अगर आपको क्रेडिट सेल्स ना दिए हों तो आप टोटल सेल्स भी ले सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे एग्जांपल 15 है बेटा। अब ये देखो जी, अब एक कंपनी है, उसके 2 सालों का हमने निकालना है। तो ट्रेड रिसीवेबल्स देखो बेटा कितने हैं, 35,000 है। उसको डिवाइड करें क्रेडिट सेल्स पे, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 365। तो अब हम ये देखते हैं कि हमारे पास इसका क्या आंसर आता है जी। तो ये हमारे पास तकरीबन 67.23 डेज़ बनता है। तो मैं इसको 68 डेज़ बोल देता हूँ, बहुत ज़्यादा है। 17 में आ जाएं तो बेटा ट्रेड रिसीवेबल्स हैं 58,000। मैं कौन सा फार्मूला यूज़ कर रहा हूँ बेटा, मैं ये वाला फार्मूला यूज़ कर रहा हूँ, ट्रेड रिसीवेबल डिवाइड बाय क्रेडिट सेल्स इंटू 365 जी। तो क्रेडिट सेल्स जो हैं वो 198,000 के हैं, मल्टीप्लाई बाय 365, बिल्कुल ठीक है। अब देखते हैं कि हमारे पास क्या आंसर आ रहा है जी। तो अगर हम देखें तो ये 59.1 डेज़ बनते हैं। तो मैं इसको राउंड ऑफ कर दूंगा, 60 डेज़ कर लूँगा। तो अगर आप देखो 2018 में क्रेडिट कस्टमर्स जो हैं वो ज़्यादा दिनों बाद ज़्यादा दिन ले रहे हैं और लेट पैसे दे रहे हैं आपको। 8 डेज़ का फ़र्क आ गया, 1 वीक का पूरा फ़र्क आ गया, ठीक है। सो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपका लॉन्गर क्रेडिट पीरियड है तो इसके बहुत नुकसान होते हैं। एक तो डेट कलेक्शन में बहुत मसला होता है, कस्टमर्स को चेज़ करना पड़ता है, उनसे पैसे लेने पड़ते हैं, और जितने लेट होते हैं ट्रेड रिसीवेबल्स पैसे देने में, उतने इर्रिकवरेबल डेट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। बट सम टाइम जब कंपटीशन टफ हो जाता है मार्केट में, तो आपकी कंपनी जो है वो जानबूझ के लंबा क्रेडिट पीरियड देती है। अगर पहले 30 डेज़ का क्रेडिट पीरियड दे रही थी, अब 50 डेज़ का दे देगी। क्यों? ताकि उसकी सेल्स जो है वो बूस्ट अप हो जाएं, वो मार्केट में कम्पीट कर सके। तो नई कंपनी जानबूझ के जो है ना वो लॉन्गर क्रेडिट पीरियड देती है, तो जिससे ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर डेज़ जो हैं वो लंबे हो जाएंगे। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर डेज़ का दूसरा नाम है एवरेज कलेक्शन पीरियड, ठीक है, आसान है। अच्छा, याद रखें अगर आपके जो एवरेज कलेक्शन पीरियड है वो इम्प्रूव हो गया है, ठीक है, वो कम हो गया है, मतलब पहले कस्टमर्स आपको 40 डेज़ में पैसे देते थे, अब 25 डेज़ में दे रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है बेटा, आपका जो डेट कलेक्शन डिपार्टमेंट है, याद रखें क्रेडिट कंट्रोल डिपार्टमेंट या डेट कलेक्शन डिपार्टमेंट आपने ट्रेड रिसीवेबल्स के लिए बनाया होता है। जब एक कस्टमर उधार पे चीज़ मांगता है तो ये डिपार्टमेंट एक्टिव हो जाता है, चेक करता है इसकी हिस्ट्री, इधर से रेफरेंसेस वगैरह इधर उधर से लेता है, तब जाके हम उधार पे सेल करते हैं। तो अगर आपका डेट कलेक्शन डिपार्टमेंट एफिशिएंटली काम कर रहा है, क्रेडिट कंट्रोल डिपार्टमेंट भी एफिशिएंटली काम कर रहा है, तो आप ट्रेड रिसीवेबल से जल्दी पैसे ले लोगे। हाँ, अगर ट्रेड रिसीवेबल्स आपको जल्दी पैसे नहीं दे रहे, आप उन्हें कैश डिस्काउंट्स ऑफ़र करें। कैश डिस्काउंट ऑफ़र करने का मतलब ये है कि उन्हें अर्ली सेटलमेंट डिस्काउंट ऑफ़र करें, ताकि वो टाइम से पहले पैसे दे के कुछ डिस्काउंट कमा लें, लालच दें उन्हें ताकि वो जल्दी पैसे लें। चलिए बेटा, इसी तरह एग्जांपल 16 है, हमने वही ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर पीरियड निकालना है। तो ट्रेड रिसीवेबल्स तो हमें दिए हुए हैं 8,000, लेकिन अगर आप सेल्स देखो तो वो 30,000 की दी हुई है, जिनमें से वो कह रहा है कि जी 90% सेल्स जो है ना वो ऑन क्रेडिट है। तो मैं क्या करूँगा कि 30,000 को पहले 90/100 करूँगा, तो ये मुझे पता चलेगा क्रेडिट सेल्स को मैं अलहदा करना चाह रहा हूँ। तो 8,000 और जो क्रेडिट सेल्स हमारे पास बेटा बनेंगी वो बनेंगी 27,000, ठीक है, और इसको फिर आप 365 से मल्टीप्लाई भी करेंगे। यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ 365 से मल्टीप्लाई करेंगे जी। अब ये करने के बाद हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है 109 डेज़, ठीक है। ये 108.1 डेज़ बनते हैं, मैंने उन्हें 109 बोल दिया है। 109 डेज़ मैंने राउंड ऑफ कर दिए सॉरी। अब ग्रीन में आ जाएं जी। ग्रीन के ट्रेड रिसीवेबल्स हैं 7,000। अब इसकी क्रेडिट सेल्स निकालनी पड़ेंगी, 48,000 टोटल सेल्स हैं इसकी,
मल्टीप्लाई बाय 90/100। आप पहले 100 पे डिवाइड कर दें, बाद में 90 से मल्टीप्लाई कर दें, एक ही बात है। ठीक है जी। अच्छा जी, अब 7000 तो ट्रेड रिसीवेबल्स वैसे ही रहेंगे। देखते हैं हमारी क्रेडिट सेल्स कितनी आई है। तो 48,000 का 90% लेने से मेरे पास आया 43,200। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 365। ठीक हो गया जी। तो ये इस तरह करने से हमारे पास जो आंसर आ रहा है जी वो 60 डेज़ आ रहा है। तो अगर आप देखो तो ग्रीन का जो डेट कलेक्शन डिपार्टमेंट है वो बहुत अच्छा काम कर रहा है। वो 60 डेज़ के अंदर अंदर पैसे कलेक्ट कर रहा है अपने ट्रेड रिसीवेबल से। ऑल्दो ये बहुत ज़्यादा है 60 डेज़। तो हम देखेंगे कि ग्रीन ने वैसे नॉर्मली कितना क्रेडिट पीरियड दिया होता है, ठीक है, अपने कस्टमर्स को। अगर ग्रीन ने 40 डेज़ का क्रेडिट पीरियड दिया होता है लेकिन कस्टमर 60 डेज़ में पैसे दे रहे हैं, तो फिर हम बोलेंगे जी डेट कलेक्शन डिपार्टमेंट अच्छा काम नहीं कर रहा, यहाँ इरिकवरेबल डेट होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। अच्छा जी, फिर आप इसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर पीरियड को, कि आप शॉर्टर क्रेडिट पीरियड दो अपने क्रेडिट कस्टमर्स को, और आप कैश डिस्काउंट्स ऑफ़र करो ताकि जल्दी पेमेंट मिल जाए। आप सिर्फ क्रेडिट वर्दी कस्टमर्स को क्रेडिट सेल करो, हर एरे गैरे को क्रेडिट सेल नहीं करनी। कस्टमर आएगा उधार पे चीज़ें लेने, उसकी क्रेडिट हिस्ट्री चेक करें, उसके रेफरेंसेस चेक करें, तब जाके उधार पे चीज़ बेचें। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि अगर आपका कस्टमर लेट है, पैसे टाइम पे नहीं देता, तो आप उसके ऊपर लेट चार्जेस लगा सकते हो या इंटरेस्ट लगा सकते हो। जितने दिन वो लेट होगा उतने दिन का इंटरेस्ट उसे अमाउंट पे करना पड़ेगा। अच्छा बेटा, आखिरी है ट्रेड पेबल टर्नओवर, इसको एवरेज पेमेंट पीरियड भी कहते हैं। जैसे ट्रेड रिसीवेबल से आप पैसे कलेक्ट करते हो उसके दिन आपने कैलकुलेट किए थे, अब यहाँ पे आप ट्रेड पेबल्स को पैसे पे करते हो, अब इसके दिन कैलकुलेट करने हैं। तो फार्मूला क्या है, ट्रेड पेबल डिवाइड बाय क्रेडिट परचेजेस मल्टीप्लाई बाय 365। इससे आपको पता चलेगा कि ऑन एवरेज आप अपने ट्रेड पेबल्स को कितने दिनों बाद पेमेंट करते हो आफ्टर मेकिंग परचेजेस। जैसे मैंने 1 जनवरी को अगर उधार पे चीज़ें ख़रीदी हैं और 25 फरवरी को जाके मैंने उन्हें पेमेंट किया है, तो 55 डेज़ के बाद मैंने उन्हें पेमेंट की है। तो ट्रेड पेबल पीरियड जो है या ट्रेड पेबल टर्नओवर पीरियड थोड़ा ज़्यादा हो तो अच्छा है। वो शो करता है कि आपके रिलेशनशिप जो हैं वो आपके अपने क्रेडिट सप्लायर के साथ अच्छे हैं। इसको अब सॉल्व करते हैं। P&L जो है बेटा, उसके जो ट्रेड पेबल्स हैं वो 10,000 हैं और आपकी जो क्रेडिट परचेजेज़ हैं वो 50,000 की हैं, मल्टीप्लाई बाय 365। तो हमारे पास जो इसका आंसर आता है बेटा वो आता है 73 डेज़। अच्छी बात है, आप लेट पेमेंट कर रहे हो। ठीक है जी, इसका अच्छा जी, फिर आगे जाते हैं। ZKO में देखें तो इसके जो ट्रेड पेबल्स हैं वो 5000 के हैं और आप उसको डिवाइड करेंगे क्रेडिट परचेजेस पे, 45,000 की हैं, और बेटा फिर आगे इसको फर्दर मल्टीप्लाई करना है 365 से। ठीक है, तो हमारे पास जो यहाँ पे आंसर आ रहा है वो 41 डेज़ का आ रहा है। माय गॉड। तो P&L इस तरह बेहतर जा रहा है क्योंकि वो लंबा क्रेडिट पीरियड उसको मिल रहा है अपने सप्लायर से। हो सकता है कि P&L के अच्छे रिलेशंस हों उसके सप्लायर से। ZKO जो है वो थोड़ा जल्दी पैसे दे देता है। हो सकता है कि उसका सप्लायर स्ट्रिक्ट हो वो, या वो हो सकता है कि ZKO जो है जल्दी पैसे दे के कैश डिस्काउंट अवेल कर लेती हो। ठीक है, ये भी रीज़न हो सकती है। या ZKO के रिलेशंस अच्छे नहीं हैं सप्लायर के साथ, ये भी हो सकता है। अच्छा बेटा, अगर आप लॉन्गर पेमेंट पीरियड लेते हैं, ट्रेड पेबल्स को लेट पैसे देते हैं, तो उसका नुकसान है। पहला नुकसान ये है कि जो सप्लायर है वो आपको रिफ्यूज़ कर देगा, आपको वो और उधार पे चीज़ें नहीं देगा, या सप्लायर आपको लेट पेमेंट करने के ऊपर इंटरेस्ट लगा सकता है, सरचार्ज लगा सकता है, या सप्लायर आपके ऑर्डर्स को डिले करता रहेगा, जानबूझ के वो पेंडिंग में डालता रहेगा और आपको फोर्स करेगा पहले पुराने पैसे दे दो तब। याद रखें, जब आप लॉन्गर पीरियड लेते हैं तो एक और नुकसान ये होता है कि वो कैश डिस्काउंट, वो अर्ली सेटलमेंट डिस्काउंट जो आप अवेल कर सकते थे सप्लायर को पहले पैसे देके, वो आप नहीं अवेल कर सकोगे। वो आपकी एक तरह की इनकम हो जाती है जिसे आप डिस्काउंट रिसीव्ड कहते हो। डिस्काउंट रिसीव्ड यही होता है कि आपने ट्रेड पेबल्स को वक्त से पहले पैसे देने। अच्छा, याद रखें कि जब आपने ये ट्रेड पेबल टर्नओवर पीरियड निकालना हो तो क्रेडिट परचेजेस आप ढूंढें क्वेश्चन में। अगर क्रेडिट परचेजेस नहीं दी हुई तो आप टोटल परचेजेस का फिगर यूज़ कर सकते हो। टोटल परचेजेस भी बेटा अगर नहीं दी हुई तो आप कॉस्ट ऑफ सेल्स का फिगर भी यूज़ कर सकते हो। मतलब अगर मुझे क्रेडिट परचेजेस नहीं दी हुई क्वेश्चन में, कैश परचेजेस भी नहीं दी हुई, टोटल परचेजेस भी नहीं दी हुई,
तो मैं ट्रेड पेएबल्स को कॉस्ट ऑफ सेल्स पे डिवाइड कर दूंगा और 365 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तब भी मेरा आंसर आ जाएगा ट्रेड पेएबल टर्नओवर का। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। अब हमारे पास ये आखिरी रेशो है नॉन करंट एसेट टर्नओवर रेशो। बेटा ये रेशो जो है ये ओ लेवल में नहीं है, ये सिर्फ एएस की रेशो है। तो नॉन करंट एसेट टर्नओवर, इसका क्या फार्मूला है जी? नेट रेवेन्यू। नेट रेवेन्यू का मतलब होता है नेट सेल्स डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू ऑफ नॉन करंट एसेट्स। तो नेट सेल्स को बुक वैल्यू ऑफ नॉन करंट एसेट्स पे डिवाइड करेंगे और देखें मल्टीप्लाई वगैरह किसी से नहीं करना, इसका आंसर टाइम्स में आएगा, इसका आंसर टाइम्स में आएगा। तो अब हम देखते हैं, क्वेश्चन है हमारे पास सैमसंग एंड नोकिया का। तो आपको बेटा देखो फार्मूला दोबारा ज़रा देख लिया करें। फार्मूले में देखो नेट रेवेन्यू ऊपर है, ठीक है, और बुक वैल्यू ऑफ नॉन करंट एसेट्स नीचे। तो अब यहाँ पे अगर आप देखो तो सैमसंग की सेल्स हैं बेटा 5 मिलियन की, ठीक है, ये सेल्स है 5 मिलियन की। इसमें से अब हमने सेल्स रिटर्न माइनस करना होगा तो नेट रेवेन्यू आएगा ना, ठीक है। तो ये सेल्स रिटर्न हमने माइनस कर दिया। अब उसको डिवाइड करना है अपने नॉन करंट एसेट की बुक वैल्यू से, तो वो 2 मिलियन के बेटा हमें दिए हुए, बिल्कुल ठीक है। तो अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे जो सिचुएशन बन रही है, सैमसंग की जो नेट सेल्स है वो 4.6 मिलियन है डिवाइडेड बाय जो उसके नॉन करंट एसेट्स हैं वो $2 मिलियन के हैं, ठीक है। हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो 2.3 टाइम्स आ रहा है। दिस इज़ अ गुड साइन। नॉन करंट एसेट टर्नओवर जो है वो कम से कम 2-3 टाइम्स होनी चाहिए। अब हम उसकी राइवल कंपनी नोकिया, इसका ज़रा देख लेते हैं कि उसका जो है वो नॉन करंट एसेट टर्नओवर कितना आता है। तो नोकिया की जो सेल्स हैं जी वो 4020,000 है, 4020,000, इसमें से सेल्स रिटर्न माइनस करें, वो 7 लाख की दी हुई है यहाँ पे। अगर आप देखो ये सेल्स रिटर्न है, फिर उसको आप डिवाइड करें नॉन करंट एसेट की नेट बुक वैल्यू पे, तो वो 1450,000 है जी, ठीक है। जब हम इस तरह चलते हैं तो हमारे पास जो इसकी नेट सेल्स आ रही हैं वो ये आ रही हैं, और वो जो नॉन करंट एसेट की नेट बुक वैल्यू सेम है। अच्छा, अब ये करने के बाद हमारे पास जो आंसर आया है वो 2.15 टाइम्स आ गया है। सो दिस इज़ अ गुड साइन, ठीक है। अच्छा, इसमें बेटा एक चीज़ का आप ख्याल रखें कि मेरे ख्याल से मैंने इसको गलत कैलकुलेट कर लिया है, तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, देखते हैं क्या आता है दोबारा से। तो 3120 डिवाइडेड बाय 1450 जी, तो 2.15 टाइम्स आता है जी। 2 नहीं, मुझे लगता है कि हमने को गड़बड़ की है जी, दोबारा देख लेते हैं। मुझे लगता है ये वाली जो अमाउंट है ये मैंने गलत कैलकुलेट की है, ठीक है। तो 4020 इसमें से माइनस करें आप 700 जी, तो 3320 आना चाहिए, ये अमाउंट गलत है जी, ठीक है। अब आगे चलते हैं। तो 3320 डिवाइडेड बाय 1450, मैं थाउजेंड्स कॉमन ले रहा हूँ, तो 2.29 टाइम्स आ रहा है जी। सो दे आर वेरी क्लोज, ठीक है। इट मीन्स सैमसंग एंड नोकिया दोनों का टर्नओवर ठीक है, लेकिन जो बात समझने की है इंटरेस्टिंग वो ये है कि सैमसंग के पास जो नॉन करंट एसेट्स हैं वो 2 मिलियन के, और नोकिया के पास जो नॉन करंट एसेट है वो 1.45 मिलियन के हैं। लगता है ऐसे है कि ये दोनों पुरानी कंपनीज़ हैं, इनके नॉन करंट एसेट्स हैं पुराने हो चुके हैं। याद रखें, जो नई कंपनी होती है उनके नॉन करंट एसेट्स की नेट बुक वैल्यू ज़्यादा होती है, क्योंकि वो नए एसेट्स होते हैं, कम डेप्रिसिएट हुए होते हैं, उसकी वजह से आपका जो नॉन करंट एसेट टर्नओवर है वो लो आता है। और जितनी कंपनीज पुरानी हो जाती हैं उनके नॉन करंट एसेट की नेट बुक वैल्यू कम हो जाती है। इसकी वजह से पुरानी कंपनीज जो हैं उनका नॉन करंट एसेट टर्नओवर हाई आता है। अच्छा, इसी तरह बेटा बिज़नेस टू बिज़नेस ये वेरी करेगा। मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ के पास बहुत बड़े हाई वैल्यू प्लांट्स होते हैं। ऑन द अदर हैंड एक सर्विस बिज़नेस या एक रिटेल बिज़नेस जो है उसके पास लो वैल्यू नॉन करंट एसेट्स होते हैं, उसके पास हैवी मशीनरी नहीं होती। तो जिन कंपनीज़ के पास हैवी मशीनरी, एक्सपेंसिव मशीनरी होगी, उनका नॉन करंट एसेट टर्नओवर लो आएगा।
ऑन द अदर हैंड ग्रॉसरी या रिटेल कंपनीज का नॉन करंट एसेट टर्नओवर हाई आएगा। बस बात ये है बेटा, आपने सेम बिजनेस को सेम बिजनेस के साथ कंपेयर करना है। एक ग्रॉसरी स्टोर को ग्रॉसरी स्टोर से ही कंपेयर करें, एक स्टील मैन्युफैक्चरर को स्टील मैन्युफैक्चरर से ही कंपेयर करें। आप एक स्टील मैन्युफैक्चरर को ग्रॉसरी स्टोर से कंपेयर नहीं कर सकते। फिर बेटा इनके अंदर जो नेट बुक वैल्यू देखो बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है डेप्रिसिएशन मेथड्स के ऊपर। तो अगर दो कंपनीज़ को आप कंपेयर कर रहे हो, जैसे यहाँ पे आप नोकिया एंड सैमसंग को कंपेयर कर रहे हो, तो आप चेक करो ना कि इनके नॉन करंट एसेट कितने पुराने हैं और डेप्रिसिएशन मेथड्स कौन कौन से यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, तो नॉन करंट एसेट टर्नओवर हाई अगर है तो बेहतर है। ओके बेटा, रेशोज़ हमारी फिनिश हो गई हैं। अब हमने रेशोज़ के ऊपर कुछ थ्योरी का पार्ट भी कवर करना है। तो बेटा लिमिटेशंस ऑफ रेशोज़ आपको आना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये अक्सर ओ लेवल एएस लेवल दोनों में आ जाता है। तो रेशोज़ की लिमिटेशंस क्या है? देखो बेटा, रेशोज़ जब भी हम कैलकुलेट करते हैं तो वो पास्ट रिजल्ट्स एंड कंडीशंस पे बेस कर रही होती हैं। जैसे अगर 2022 जब एंड हुआ होगा तो मार्च अप्रैल में जाके 2022 जब एंड हुआ होगा तो आप मार्च अप्रैल 2023 में जाके उसकी रेशोज़ निकाल रहे होगे जो कि 2022 में ईयर एंड हुआ है। तो पास्ट रिजल्ट्स एंड पास्ट कंडीशंस जो हैं वो ज़रूरी नहीं है कि वो प्रिवेल करें फ्यूचर कंडीशंस में भी। मार्केट चेंज हो रही हैं, इकोनॉमिक कंडीशंस चेंज हो रही हैं, इंटरेस्ट रेट्स चेंज हो रहे हैं, इन्फ्लेशन चेंज हो रही है। तो पास्ट रिजल्ट्स जो हैं वो पास्ट में ही रह जाते हैं, फ्यूचर में कंडीशंस चेंज हो जाती हैं, जिसकी वजह से आप पास्ट की रेशोज़ को फ्यूचर की रेशोज़ पे अप्लाई नहीं कर सकते या फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता। फिर याद रखें, जो फाइनेंशियल रेशोज़ आप निकालते हो उसमें सिर्फ आप पैसों को ही कंपेयर कर रहे हो। इतनी सेल्स हैं जी, इतना प्रॉफिट है जी, इतने लोन है। आपको नॉन फाइनेंशियल कंपैरिजन भी करना है अपने बिजनेस का। आप चेक करें पिछले साल कस्टमर्स की सेटिस्फेक्शन लेवल क्या था और इस साल कितना है। आप चेक करें आपका एम्प्लॉय ओवरऑल पिछले साल क्या था और इस साल कितना है। तो नॉन फाइनेंशियल कंपैरिजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिर याद रखें, जब आप दो डिफरेंट बिजनेसेस को कंपेयर कर रहे होते हैं तो दोनों डिफरेंट बिजनेसेस जो हैं वो डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज़ फॉलो कर रहे होंगे, डिफरेंट अकाउंटिंग मेथड्स फॉलो कर रहे होंगे। एक बिजनेस स्ट्रेट लाइन मेथड से डिप्रिसिएशन कर रहा होगा, दूसरा बिजनेस रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से डिप्रिसिएशन कर रहा होगा। तो आप इन दोनों के प्रॉफिट्स को या एसेट्स को कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि दोनों की अकाउंटिंग पॉलिसीज़ डिफरेंट है। फिर याद रखें, रेशोज़ जो हैं वो स्टैंड अलोन कुछ भी नहीं बताती। रेशोज़ अलोन जो है, रेशोज़ के लिए आपको कंपैरिजंस चाहिए। अगर आपने इस साल की रेशोज़ फाइंड आउट की हैं तो आपको फिर पिछले साल की भी फाइंड आउट करनी पड़ेगी। या अगर आप अपने बिज़नेस को अपने राइवल बिज़नेस से कंपेयर कर रहे हो तो आप अपनी रेशोज़ तो फाइंड आउट करोगे ही, उसकी रेशोज़ भी कैलकुलेट करोगे ताकि आप कंपैरिजन कर सको। ठीक है, तो ये 4 लिमिटेशंस हैं बहुत ही ज़बरदस्त। बेटा आपने इनको याद कर लेना है, कोई सी 3 याद कर लें वो भी ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा बेटा देखो, यूज़र्स ऑफ फाइनेंशियल रेशोज़, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यूज़र्स ऑफ फाइनेंशियल रेशोज़ का मतलब है स्टेक होल्डर्स। कि एक कंपनी जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती है और उसके बाद रेशोज़ कैलकुलेट की जाती हैं तो देखो ये सारे स्टेक होल्डर्स उस पर इंटरेस्टेड होते हैं। जैसे बैंक्स एंड लेंडर्स जिन्होंने कंपनी को लोन देना होता है वो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी लिक्विडिटी रेशोज़ में इंटरेस्टेड होते हैं। इन्वेस्टर्स जो हैं वो प्रॉफिटेबिलिटी, इन्वेस्टमेंट, तकरीबन सारी रेशोज़ में इंटरेस्टेड होते हैं क्योंकि इन्वेस्टर ने देखना होता है कि मुझे इस कंपनी का शेयर ख़रीदना चाहिए या नहीं, इस कंपनी के अंदर प्रॉफिट की ग्रोथ होगी या नहीं फ्यूचर में। गवर्नमेंट प्रॉफिटेबिलिटी को देखेगी क्योंकि गवर्नमेंट ने टैक्स देखना होता है, ग्रांट्स एंड सब्सिडीज़ को देखना होता है। एम्प्लॉयज़ ओवरऑल सारी रेशोज़ को देखेंगे क्योंकि एम्प्लॉयज़ चाहते हैं कि उन्हें वेजेस टाइम पे मिलें, उनकी जॉब चलती रहे, उनको अच्छी पेंशन स्कीम मिले, अच्छे फाइनेंशियल बेनिफिट्स मिलें। कस्टमर जो हैं वो कंपनी की लिक्विडिटी को देखते हैं। कस्टमर्स और सप्लायर्स याद रखें बड़े शॉर्ट टर्म में सोच रहे होते हैं क्योंकि उन्होंने देखना होता है, जैसे कस्टमर्स हैं तो उन्होंने देखना होता है कि क्या ये कंपनी चलती रहेगी ताकि मुझे इससे प्रोडक्ट मिलता रहे। लेट्स से अगर आप कुछ जो है वो गाड़ी का मोबाइल ऑयल अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो लेट्स से आप शेल कंपनी का मोबाइल ऑयल गाड़ी में जो है वो डालते हैं तो आप देखोगे कि शेल कंपनी चलती रहेगी कि नहीं, क्योंकि आपने फिर आगे भी शेल कंपनी का ही मोबाइल ऑयल गाड़ी में यूज़ करना होगा, अदरवाइज़ यू विल हैव टू चेंज दैट।
सप्लायर्स इसी तरह आपकी लिक्विडिटी को देखते हैं कि कंपनी बंद तो नहीं हो जाएगी। लिक्विडिटी का मतलब होता है शॉर्ट टर्म सर्वाइवल ऑफ द बिजनेस। अगर आपकी लिक्विडिटी कंडीशंस पुअर हैं, जैसे कोरोना में बहुत से बिजनेसेस बंद हो गए थे, क्यों? क्योंकि उनकी लिक्विडिटी पोजीशन बड़ी बैड थी, उनके पास कैश ही नहीं था। तो जब आपके पास कैश ना हो तो आपकी लिक्विडिटी पोजीशन पुअर होती है और आप जल्दी सर्वाइव नहीं कर पाते और बंद हो जाता है बिजनेस, इंसॉल्वेंट हो जाता है। मैनेजर्स सारी रेशियोज़ को देखेंगे क्योंकि एट द एंड मैनेजर्स और डायरेक्टर्स दे आर फाइनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू वेरी मच। आप लोग प्लीज़ इन क्वेश्चंस को दोबारा प्रैक्टिस करें। ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज़।